जैसा कि इसके पहले बताया गया था कि जैसे ही एक शिशु का जन्म होता है तो जन्म के उपरांत उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को किसी न किसी प्रकार से पूरा किया जाता है और शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि एक ही समय में अनेक आवश्यकताएं सामने प्रतीत होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो वास्तव में मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस किसी क्रिया को करना पड़े वही क्रिया मानवीय क्रिया कहलाती है। यानी मानवीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो एक मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करनी पड़ती हैं। अब इन्हीं का जो वर्गीकरण है इसकी जानकारी आज के टॉपिक में आप सभी को दी जा रही है, तो ध्यान देंगे। मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण यदि देखा जाए तो मोटे तौर पे दो प्रकार से होता है, जिसमें नंबर 1 है आर्थिक क्रियाएं और नंबर 2 है अनार्थिक क्रियाएं। अब ध्यान देंगे, आर्थिक क्रियाएं मानव द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य के बदले उसे धन की प्राप्ति होती है, इसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के अंदर देखा जाए तो मोटे तौर पर यहाँ पर व्यवसाय, पैसा और रोजगार को प्रदर्शित किया गया है। अब इन्हीं के बारे में जानकारी दी जा रही है। व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, क्रय विक्रय और वितरण आदि होता है। देखिए, व्यवसाय के संदर्भ में ये बताया गया है कि व्यवसाय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसके अंदर वस्तु का क्रय विक्रय होना चाहिए और जो वस्तुओं का विक्रय होना चाहिए वो निरंतर होना चाहिए। अब ध्यान दें, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अपने लिए एक वाहन खरीदता है। वाहन खरीदने के 2 वर्ष बाद उसी वाहन को वह बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वाहन बेचने पर उसे धन की प्राप्ति होगी, लेकिन क्या इसे हम व्यवसाय कहेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं, इसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने वाहन को बेचा है उसने उस वाहन का उपयोग किया है और उपयोग के उपरांत उसे इस प्रकार की आवश्यकता महसूस हुई है कि अब हमें अपने वाहन को बेच देना चाहिए, तो उसने वाहन को बेच दिया। तो बेचने के बाद से तो उसे धन की प्राप्ति हुई, लेकिन यह कार्य वो निरंतर यदि नहीं कर रहा है तो उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कम दाम पर कोई सेकेंड हैंड व्हीकल खरीद लिया और जिस रेट पर उस व्हीकल को खरीदता है उससे कुछ अधिक धन लेकर उस वाहन को बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसे लाभ की प्राप्ति हुई, लेकिन यह कार्य यदि निरंतर नहीं हो रहा है तो उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवसाय के अंतर्गत जो क्रियाएं होती है, क्रय विक्रय जो क्रियाएं होती है वो लगातार होनी चाहिए। ठीक है, खैर यहाँ पर ध्यान देंगे तो व्यवसाय के अंतर्गत क्रय विक्रय, उद्योग, बीमा, यातायात, संग्रहण, विज्ञापन आदि को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु एवं सेवा के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न वस्तुओं का जो उपयोग हम सभी के द्वारा एक उपभोक्ता के रूप में किया जाता है, तो उन वस्तुओं का उत्पादन किसी न किसी स्थान विशेष पर होता है। तो जिस स्थान विशेष पर उन वस्तुओं का उत्पादन होता है
उसे हम उद्योग कहते हैं, कल कारखाना कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, कंपनी कहते हैं। तो विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न उद्योगों में, विभिन्न कल कारखानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। लेकिन वस्तुओं का उत्पादन हो जाने के बाद वो वस्तुएं स्वयं उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती हैं, बल्कि उपभोक्ता तक पहुंचाने में विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, दलाल, कमीशन एजेंट, इस प्रकार के तमाम मध्यस्थ बीच में आते हैं जो कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देते हैं। इसीलिए कहा गया कि व्यवसाय का संबंध उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण संबंधित क्रियाएं पूर्ण होती हैं। तो क्रय विक्रय उद्योग, बीमा, देखिए बीमा की बात यहाँ पे कर ली जाए तो बीमा में क्या है कि किसी न किसी प्रकार से जोखिमों से बचने के लिए बीमा करना पड़ता है। तो व्यवसाय में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय एक व्यापारी के द्वारा होता है जो बड़े स्तर पर व्यवसाय करते हैं। तो जोखिमों से बचने के लिए वह बीमा कराते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि माल जो है रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, आगजनी होने की वजह से नुकसान हो जाता है, या अन्य किसी प्रकार से जब माल क्षतिग्रस्त होता है तो इस प्रकार के जोखिमों से बचने के लिए ही बीमा करना पड़ता है। और यातायात के बारे में आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए यातायात की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर बहुत नीड पड़ती है। तो व्यवसाय में कोई संदिग्ध है। इसी प्रकार संक्रमण है, तो संक्रमण यानी वेयर हाउसिंग, बड़े बड़े माल गोदाम है जहाँ पर बड़ी मात्रा में वस्तुओं का संग्रहण होता है। अब विज्ञापन पर तो आजकल कंपनियां अधिकाधिक खर्च करती हैं, इतना आकर्षक विज्ञापन होता है, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय भी उसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के अंदर इन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए पेशा। तो पेशा का संबंध उन क्रियाओं से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने ज्ञान एवं चातुर्य का प्रयोग करते हुए धन कमाता है, धन की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को पेशेवर कहते हैं। जैसे वकील वकालत करता है, डॉक्टर चिकित्सीय कार्य करता है। तो वास्तव में इनके लिए नियम एवं आचार संहिता होता है जिससे लोग बंधे होते हैं। ध्यान देंगे, एक वकील जो वकालत का कार्य करता है उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सदस्यता प्राप्त होती है, तब वो वकालत करने का कार्य करता है। और इसी प्रकार जो डॉक्टर चिकित्सीय कार्य करता है उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सदस्यता प्राप्त होती है। तो कहीं न कहीं पेशा के अंतर्गत जो व्यक्ति विशेष आते हैं वे नियम एवं आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं और नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य करते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं। नंबर 3 देखा जाए रोजगार। तो रोजगार के संदर्भ में यह बताना पर्याप्त है कि रोजगार का संबंध उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपने नियोक्ता के लिए लगातार कार्य करता है और बदले में उसे पारिश्रमिक के तौर पे वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। तो वास्तव में रोजगार के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने नियोक्ता के लिए कार्य करता है। अब प्रश्न बनता है कि नियोक्ता कहते किसे हैं, नियोक्ता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जिस व्यक्ति के द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है उसे हम नियोक्ता कहते हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है कर्मचारी किसे कहते हैं या अप्रबंधकीय सदस्य किसे कहते हैं? तो वास्तव में एक नियोक्ता के द्वारा जिस किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, ध्यान देंगे, एक
एक नियोक्ता के द्वारा अपने संस्था के कार्यों को करवाने के लिए जिस किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे हम कर्मचारी या प्रबंधकीय सदस्य कहते हैं। तो इस प्रकार से रोजगार के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर तो प्रबंध निरीक्षक का सभी को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा भी आप सभी जानते हैं कि तमाम ऐसे फील्ड हैं जिसमें लोग अपनी सेवाएं देते हैं, अपने मतलब नियोक्ता के लिए लगातार कार्य करते हैं, बदले में उन्हें वेतन या मजदूरी प्राप्त होता है। जैसे कि सरकारी कार्य में देखा जाए तो तमाम ऐसे क्लर्क हैं या श्रमिक हैं जो अपनी सेवाएं अपनी नियोक्ता के लिए देते हैं, अपना कार्य करते हैं और बदले में वेतन या मजदूरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं रोजगार के अंतर्गत ध्यान देने वाली बात है नियोक्ता, कर्मचारी, वेतन या मजदूरी, इन तीनों बिंदुओं को मैंने बताया है। तो ध्यान देखिए, वेतन या मजदूरी किसे कहते हैं? तो वास्तव में एक कर्मचारी के द्वारा अपने नियोक्ता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उस कार्य के बदले में जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम वेतन या मजदूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानकारी है। एक बार पुनः सुनेंगे, ध्यान देंगे। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? मानव के द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करना होता है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे व्यवसाय, पेशा, रोजगार इत्यादि। नेक्स्ट नंबर 2, अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है मानव के द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करना नहीं बल्कि सेवा भाव होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। एक बार पुनः ध्यान देंगे, मानव के द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करना नहीं बल्कि सेवा भाव होता है वे अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अंदर हमने इनको समझ किया था कि जैसे धर्म प्रचार, देश सेवा, सामाजिक, पैतृक आदि। अब यहाँ पर धर्म प्रचार की बात कही गई है तो प्रत्येक धर्म के अंदर देखा जाए तो धर्म प्रचारक होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो बदले में उन्हें मतलब इस प्रकार धन की प्राप्ति नहीं होती जैसा कि आर्थिक क्रियाओं के अंदर आपने पढ़ा है, आपने जाना है। यानी धन प्राप्ति के उद्देश्य से वो धर्म प्रचार का कार्य नहीं करते हैं बल्कि वो निस्वार्थ भाव से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी में देखा जाए तो सेवा भाव, देश सेवा है। तो देश सेवा पर देखा जाए तो विभिन्न व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने देश की सेवा के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, अर्थात अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह हर संभव प्रयास करते हैं और जहाँ कहीं रहते हैं वह अपना सहयोग देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो देश सेवा की जो भावना है वह देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति विशेष के अंदर होनी चाहिए, जिसके बदले में धन की कामना नहीं की जाती है बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने देश सेवा के प्रति समर्पित रहने वाले जो व्यक्ति विशेष होते हैं देश सेवा करते हैं। तो इसे भी अनार्थिक क्रियाओं में श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार से सामाजिक कार्य करने वाले जो व्यक्ति विशेष यानी समाज में किसी तरह की कोई आवश्यकता समय प्रतीत होती है तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यानी किसी की मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ाते हैं, जो समाज में लोगों का सहयोग निस्वार्थ भाव से करते हैं। जैसे मानिए किसी की तबीयत अगर बिगड़ जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो उसे बेझिझक ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, बदले में किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं करते हैं, उसकी सेवा कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो सामाजिक कार्य है वह अनार्थिक क्रियाओं में आता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सेवा का कार्य किया है, सामाजिक कार्य किया है, उसने बदले में किसी धन प्राप्ति की इच्छा नहीं जताई, बदले में कोई धन दिया नहीं है। इसी प्रकार जो है पैतृक, यहाँ पर बात कही गई पैतृक आदि पैतृक संपत्ति की बात कही जा रही है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष को जाहिर सी बात है कि पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है तो वह अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से
मानवीय क्रियाओं का जो वर्गीकरण है, जिसमें नंबर 1 आर्थिक क्रिया और नंबर 2 अनार्थिक क्रिया नहीं है, इनके बारे में विशेषता जानकारी दी गई है। अब जो शेष जानकारी है, यानी जो इसके बाद की कड़ी है, उसकी जानकारी हम आगे